सुरसा कस्बा समेत आसपास के क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक ने की पैदल गश्त। एसपी राजेश द्विवेदी ने जारी किए दिशा निर्देश। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शांति सुरक्षा के मद्देनजर लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है। समस्त थाना क्षेत्रों में भी पैदल गश्त की जा रही है और इसी दौरान ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सुरसा क्षेत्र में आज पैदल गश्त की गई है और पैदल गश्त के दौरान उनके साथ में तमाम पुलिस महकमा मौजूद रहा है। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जो बिना हेलमेट के बाइक लेकर इधर से उधर घूम रहे थे। उन्हें हेलमेट लगाकर बाइक चलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आम जनता से कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस की मदद करें, तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस का साथ दें। उन्होंने इस दौरान मोबाइल नंबर भी वितरित किए हैं। क्या है भाई, ये तो नंबर भी नहीं है इसमें। बंद करिए, गाड़ी सीज करिए। ये भी देखिए क्या नंबर सुनो, दोनों गाड़ी सीज करिए। यहाँ पुलिस वाले लिख नहीं पाते हैं। इस समय हम हरदोई के कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और यहाँ पर शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ में आलोक मिश्रा जी हैं जो कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस लिए ये हंगामा बरपा हुआ है। इन्हीं से जानते हैं। सर बताइए क्या दिक्कतें हैं, क्यों? हम लोग अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली सहित शिक्षा मित्र अनुदेशकों को नियमित किया जाए। जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी 2020 उसमें जो शिक्षक विरोधी प्रावधान है उनको हटाया जाए। इन 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन, जो सबसे बड़ी मांग है हमारे सभी कर्मचारियों की, शिक्षकों की, उसको तुरंत बहाल किया जाए। 5 स्टेट्स में हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी हम कहते हैं कि वो बहाल करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छा, शिक्षा मित्रों को लेकर के, अनुदेशकों को लेकर के लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक ही विद्यालय के अंदर शिक्षक और शिक्षा मित्र दोनों सेवाएं दे रहे हैं, लगभग बराबर ही सेवाएं हैं और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र को काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो उनका पैसा कम, मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के किस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ तक अभी आवाज़ बुलंद की और कितनी सुनवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। शिक्षा मित्रों के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक और अनुदेशकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ एक ही कैंपस में एक ही काम कर रहे हैं हम, और उनको कम वेतन मिल रहा है, इसलिए वो कुंठित हो रहे हैं। और हमारी मांग है और उनके लिए लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि वो उनको नियमित न किया जाए या उनका मानदेय, मेन मांग है उनको नियमित किया जाए, उनको शिक्षक बनाया जाए। क्योंकि सही नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने प्रावधान किया है कि कोई भी संविदा कर्मी नहीं रहेगा, तो इनको क्यों न नियमित किया जाए। अच्छा, जो पेंशन को लेकर के काफी समय से आवाज बुलंद की जा रही है, पेंशन को लेकर के शिक्षा विभाग के लगभग सभी कर्मचारी काफी समय से आवाज बुलंद कर रहे हैं और 5 स्टेट में कहीं ना कहीं पेंशन को बहाल कर दिया गया है। जैसा कहा जाता है कि पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा होता है। हमारे साथ दादाजी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप ये बताइए सर कि पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है? और सबकी पेंशन है, देखा जाए तो नेताओं की भी पेंशन है, कर्मचारी के लिए पेंशन उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि उसका जीवन। बिना पेंशन कर्मचारी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा ही नहीं रहेगा। इसलिए पेंशन अति आवश्यक है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो बिना पेंशन उसकी समाज, परिवार कहीं इज्जत नहीं रह जाती। अच्छा, एक चीज बताइए कि योगी जी बड़े फैसले लेने के लिए और मोदी जी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए उसको पुरानी पेंशन जैसे दी जाती थी पूर्व में 2004 के पहले, वैसे पेंशन दी जाए। अच्छा, कुछ शिक्षा मित्र भी आपके साथ में इस समय यहाँ पर हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर लोग हों अगर, तो उनसे जो है उनको, आप शिक्षा मित्र हैं, तो ये बताइए कि साहब आप शिक्षा मित्र हैं और आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, बीच में आपका पैसा बढ़ाया भी गया था, शिक्षक की तरह कर दिया गया था, उसके बाद में जो फिर उतार आया, उसके बाद कैसी दिक्कतें आ रही हैं आपको घर परिवार चलाने में? देखिए सर, हम लोग आर्थिक स्थिति से
बहुत ही 2 साल लगभग सेवा देने के बाद जो हम लोग को बैकवर्ड किया गया, पीछे किया गया, हम लोग आर्थिक स्थिति से दयनीय हो गए। उनको भी अवसर नहीं मिल पाता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चों को पढ़ाने के बाद। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं और उसी समस्याओं को लेकर, उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के यहाँ आवाज़ बुलंद की जा रही है। सर, आप काफ़ी समय से शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं, विद्यालयों में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या दिक्कतें क्या हैं इन शिक्षा मित्रों की, जो दिक्कतें सामने आ रही हैं? हमने देखा है खेत में भी, ठीक है, शिक्षक को ज़्यादा 50,000 के आसपास सैलरी मिल रही है और साहब को शायद 10 से 12,000 जो भी मिलती हो। क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, शासन को सोचना चाहिए कि एक ही विद्यालय में हमारे बच्चे जो विद्यालयों में हैं वो गुरुजी को गुरुजी जानते हैं, वो नहीं जानते हैं शिक्षा मित्र हैं या अन्वेषक हैं या अध्यापक हैं। बच्चे के लिए गुरु है, तो शासन को भेदभाव हमारा कर रहा है। संविदा कर्मी को संविदा पे कब तक रखा जाएगा? लंबा समय हो गया, आप उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षकों की कमी भी है, आप उसी ग्राम सभा के आप उनको नियमित करिए, उनकी ऊर्जा में उत्साहवर्धन करिए, तो आप देखिए सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा आएंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि शिक्षक विद्यालय जैसे कि चल रहे हैं हमारे हैं, आज हर चीज़ में एक टास्क फोर्स बनाना, हर समय अध्यापक को कटघरे के श्रेणी में खड़ा करना कहाँ तक उचित है? तो शिक्षक दिवस आता है और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। हम तो यही कहेंगे कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए। हरदोई से आदर्श त्रिपाठी। हरदोई में राष्ट्रीय कृषक दल के नेता ने उठाई सूखे को लेकर आवाज। सरोज दीक्षित बोले, किसानों को राहत दे सरकार। हरदोई में राष्ट्रीय कृषक दल के नेता सरोज दीक्षित ने सूखे को लेकर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि सूखा पड़ा है और इसको लेकर के सरकार किसानों को राहत दे। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए सरोज दीक्षित ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कि उत्तर प्रदेश की सरकार से भारतीय कृषक दल का एक ही अनुरोध है कि पूरे प्रदेश में अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई, इसके पहले की जो स्थितियां हैं सरकार ने भी जांच कराई है। सरकार ने भी अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कराया है। मैं समझ रहा हूं कि अगर सही निष्पक्ष रिपोर्ट गई होगी तो उनको आभास होगा कि प्रदेश सूखा की चपेट में पूरी तरीके से है। ऐसे में जिस तरीके से बिजली विभाग के लोग बिल की वसूली किसान पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का ब्याज बढ़ रहा है, किसान को बीज भी नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा एक ही मानना है कि मैं रेवड़ी बांटने पर तो विश्वास मैं भी नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यदि सूखे को देखते हुए ब्याज मुक्त ऋण दे, जो ब्याज है वो ही माफ कर दे, बिजली का बिल माफ कर दे, किसान को सही और अच्छा बीज मिल जाए, तो मैं समझ रहा हूं कि सूखे से किसान को काफ़ी फायदा होगा। और साथ ही जिस तरीके से गोवंश कि इस समय जो किसान का जो मूल है आय का साधन पशुधन जो मरा जा रहा है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर कोई ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है, इस पर अमल करें। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है कि किसान भाई इस बात से भी परेशान है कि जो छुट्टा गायों के लेकर के जब चुनाव आता है तो नेता लोग कहते हैं कि इसकी व्यवस्था की जाएगी और किसान लोग कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था कोई नहीं है। देखिए, बड़ी चिंता का विषय है जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण में कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं पशु आश्रय स्थलों को और छुट्टा जानवरों के प्रति कोई नीति बनाऊंगा। 1 साल लमसम बीत गया है लेकिन अभी तक नीति नहीं बनी, और प्रधानमंत्री की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है कि नहीं मान रहे हैं, इसीलिए शायद नीति नहीं बनी होगी। वरना प्रधानमंत्री का लास्ट चरण का भाषण निश्चित रूप से अब तक छुट्टा जानवरों पर अमल में आता। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। हरदोई न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 वर्ष कारावास की सजा, अभियुक्त पर लगाया 20,000 रुपए का अर्थदंड। हरदोई न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम सिंह ने दुष्कर्म के दोषी आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश जारी किए हैं। बताते चलें कि हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र में आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षियों की दलीलों को सुनने के बाद जज निरुपमा विक्रम ने उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हरदोई के नवागंतुक जिला अधिकारी एमपी सिंह ने कार्यभार किया ग्रहण, बोले शासन की मंशा उनकी पहली जिम्मेदारी। हरदोई के नवागंतुक जिला अधिकारी एमपी सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन के विकास कार्य और शासन की मंशा उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को सही तरीके से जमीन पर उतारना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हर आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना उनका पहला कर्तव्य है। इस दौरान हरदोई की अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी, नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता, सभी उप जिलाधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरदोई के नवागंतुक जिलाधिकारी एमपी सिंह कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और इस दौरान तमाम अधिकारी और साथ ही सूचना विभाग वहां पर मौजूद है। हरदोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार का किया निरीक्षण, पाकशाला भोजन की गुणवत्ता की हुई जांच। हरदोई की प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लाल बहादुर गौड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजकुमार सिंह के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। प्रभारी सचिव जिला कारागार की पाकशाला भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई तथा कारागार के चिकित्सालय में बंदियों से उसको दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली गई। तत्पश्चात महिला बैरक में महिलाओं से उनकी समस्याओं व निःशुल्क अधिवक्ता तथा उनके बच्चों को दिए जा रहे भोजन व उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली गई। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से महिला बंदियों से उनकी समस्याओं व निःशुल्क अधिवक्ता की जानकारी ली जाती है तथा बच्चों को दूध व पौष्टिक आहार दिया जाता है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर संजय कुमार सिंह, डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी, ओमकार पांडे तथा जिला कारागार पीएमवी व स्टाफ आदि मौजूद रहे। हरदोई के विकास भवन में छात्रवृत्ति के संबंध में होगी 22 को बैठक, समस्त शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदारों के साथ होगी बैठक। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया है कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा कम आवेदन किया जा रहा है तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों तथा अत्यंत धीमी गति से डाटा का अग्रसारण उनके द्वारा किया जा रहा है। धीमी गति से डाटा का अग्रसारण होने पर अंतिम तिथियों पर आपाधापी की स्थिति बढ़ेगी तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा अग्रसारण की तिथि बढ़ाए हेतु अनावश्यक रूप से मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में समस्त शिक्षण संस्थानों की प्रधानाचार्य, प्राचार्य, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, शिक्षा अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक 22 सितंबर 2022 को शाम को 4 बजे विकास भवन सभागार हरदोई में जिला अधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की गई है। इसको लेकर समस्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरदोई में उद्योग की नई इकाई स्थापना हेतु ऑनलाइन करें आवेदन। उद्योग के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन। हरदोई के उपायुक्त उद्योग डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत कई इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सूक्ष्म लघु एवं उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन में आ रही किसी भी कठिनाई के निवारण के लिए उपायुक्त उद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि समस्त समस्याओं के लिए उपायुक्त उद्योग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। वैसे यह आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। एसके त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि नई इकाई स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है। हरदोई में 17 निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का हुआ तबादला। पुलिस अधीक्षक ने 106 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में 17 निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है।
वहीं हरदोई पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 106 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए हरदोई की पुलिस में 106 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए साथ ही कुल 17 निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। देहात कोतवाली पुलिस ने ओमपुरी से 2 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। बाईपास से एक तमंचा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस अवैध धंधे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर भी जमकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को ओमपुरी से 20 लीटर अवैध शराब बरामद करके विधिक कार्रवाई की गई है। वहीं कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को बाईपास से तमंचे के साथ और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है।